हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप इसके पहले के भी वीडियोस आपको बहुत पसंद आए होंगे। और आज हम लोगों को पढ़ना है फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर, जो कि है लॉस्ट स्प्रिंग। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, जिसको कि लिखा है अनीस जंग ने। तो पहले अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं। अनीस जंग वॉज बोर्न इन रौकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। अनीस जंग का जो जन्म है वो 1964 में हुआ रौकेला में, और उन्होंने अपना बचपन और अपना एडोलसेंस यानी कि 13 to 19 की जो उनकी एज है वो उस टाइम पे हैदराबाद में गुजारी थी वो। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, और उन्होंने अपना एजुकेशन भी हैदराबाद में कंप्लीट किया एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी किया। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर, और उनके जो दोनों पेरेंट्स थे वो दोनों राइटर थे। अनीस जंग बिगिन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया, और जो अनीस जंग थी उन्होंने अपना जो करियर है वो इंडिया में स्टार्ट किया, राइटिंग का करियर। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स, और वो एडिटर और कॉलमनिस्ट भी थी। न्यूज़पेपर में वो एडिटिंग या फिर कॉलम भी देती थी। किस तरह की न्यूज़पेपर में? इंडिया में भी और अब्रॉड के न्यूज़पेपर में, मतलब कि देश के बाहर के भी न्यूज़पेपर्स में। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। The following is the excerpt from her book titled Lost Spring: Stories of Stolen Childhood। आज की जो हम लोगों की स्टोरी है उस स्टोरी का नाम, और उन्होंने एक बुक लिखी थी लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसी का एक पार्ट है आज की हम लोग की स्टोरी। मतलब कि जो उनकी बुक है लिखी हुई उसका नेम और हम लोगों की स्टोरी का नेम दोनों सेम है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation। और इस स्टोरी में जो अनीस जंग है वो क्या एनालिसिस करेंगी? ग्राइंडिंग पोवर्टी एंड ट्रेडिशंस को वो एनालिसिस करेंगे कि ऐसी क्या पोवर्टी में ऐसी क्या मजबूरी है जो कि इन चिल्ड्रन की लाइफ्स को एक्सप्लॉइट कर देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कई बार मुझे कचरे में से या फिर गार्बेज में से रुपया मिल जाता है। तो यहाँ पर रुपीज़ का मतलब पैसा भी है, और रुपीज़ का मतलब ये भी समझ सकते हैं कि सम वैल्यूएबल थिंग। जो वैल्यूएबल थिंग्स है, कभी कभी गार्बेज में कुछ वैल्यूएबल थिंग्स भी मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा या फिर रुपया ही मिले। आगे पढ़ते हैं। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो यहाँ पर जो लेखिका है वो एक लड़के से पूछती है जिसका नाम रहता है साहेब कि वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? Whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump, जिससे कि वो रोज़ ही मिलती है, रोज़ डेली मॉर्निंग में वो उस लड़के से मिलती है, और वो लड़का उस टाइम क्या करता रहता है? स्क्राउगिंग फॉर गोल्ड। स्क्राउगिंग का मतलब होता है सर्चिंग, और यहाँ पर गोल्ड का मतलब सोना मत समझ लेना कोई। गोल्ड का मतलब है इनकम, या फिर अभी हम बताए थे कोई भी वैल्यूएबल थिंग। कहाँ पर? गार्बेज डंप्स में। तो लेखिका ये बताना चाहती है कि मैं रोज़ सुबह एक लड़के से मिलती हूँ जिसका नाम है साहेब, और वो रोज़ सुबह क्या करता है? गार्बेज डंप्स में से कुछ वैल्यूएबल थिंग्स, कुछ गोल्ड वहाँ से वो हमेशा फाइंड करता रहता है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, और जो साहेब है वो बहुत लंबे समय पहले से ही अपने घर को छोड़ करके यहाँ पर आया हुआ है। सेट
amidst the green field of ढाका। और अभी वो सब लोग कहाँ हैं? ढाका के ग्रीन फील्ड्स में हैं। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और उसका जो होम है, उसका जो घर है, उसकी यादें वो अभी भी भूला नहीं है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम, हिज मदर टेल हिम। और उसकी जो माँ है, जो साहिब की जो माँ है, वो उसको बताई रहती है कि बहुत पहले तूफ़ान में या महामारी में ऐसा कुछ हुआ था उनके शहर में, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और दैट्स वाई वो लोग उस जगह को छोड़ करके इस सिटी में आ गए और यहाँ पर कुछ ना कुछ गोल्ड जो है वो गार्बेज में खोजते रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। और जो साहिब रहता है वो कहता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं। ही मटर्स, मटर्स मतलब होता है धीरे बोलना, स्पीक इन लो वॉइस। लुकिंग अवे, वो इधर उधर देखते हुए बोलता है। गो टू स्कूल, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound। और जो लेखिका रहती है वो तुरंत ही उस बच्चे से, साहिब से कहती है कि तुम स्कूल जाओ। I say glibly, glibly का मतलब होता है क्विकली या फिर फ्लुएंटली या फिर स्मूथली, ठीक है। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, हॉलो का मतलब होता है खाली, तो वो ये भी रियलाइज़ करती है तुरंत कि कितना खाली मेरा वॉइस गया होगा, उसका मतलब आगे समझ में आएगा। तो चलते हैं आगे। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। और जो साहिब रहता है वो उस लेखिका को बताता है कि मेरे आस पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, अगर कोई भी स्कूल खुलता है या कोई भी स्कूल बनता है तो मैं स्कूल जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। तो यहाँ पर लेखिका पूछती है उससे कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूँ, शुरू करूँ, तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग। और वो जो लेखिका रहती है वो मजाक में ऐसा बोलती है, सीरियसली उसका ऐसा कुछ भी, कोई भी ऐसी सोच नहीं रहती है। येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। और जो साहिब रहता है, जो वो लड़का रहता है छोटा, वो बोलता है येस, और वो बहुत खुशी के साथ कहता है कि हाँ मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिन बाद लेखिका साहिब को देखती है कि वो उसके तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। इज़ योर स्कूल रेडी? और वो पूछता है कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। और लेखिका जवाब देती है कि स्कूल बनने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। आई से एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन। और वो ऐसा बोलकर बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस फील करती है, बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी फील करती है कि उसने ऐसा एक प्रॉमिस किया जिसका कि कोई भी मतलब नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। और वो ये कहना चाह रही है कि उसने जो प्रॉमिस किया है, इस तरह के जो प्रॉमिस है वो उसके वर्ल्ड में, ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक वर्ल्ड का मतलब होता है डार्क वर्ल्ड, तो उसका जो काला संसार है उसमें ऐसे प्रॉमिस भरे हुए हैं। मतलब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उससे बड़े बड़े प्रॉमिस किए होंगे कि मैं तुम्हें ये दिला दूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीने बाद उसको जानते हुए, आई आस्क हिम हिज नेम। और जो लेखिका है वो उससे उसका नाम पूछती है। साहिब ए आलम ही अनाउंसेस। और वो अनाउंस करते हुए बोलता है साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स। और लेखिका कहती है कि वो ये नहीं जानता कि इस नाम का क्या मतलब है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अगर वो ये बात जानता कि उसके नाम का क्या मतलब है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे ब्रह्मांड का जो राजा है, जो गॉड है, उसके नाम का मतलब ये होता है। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। और अगर उसको बात पता चलती है तो उसको बिलीव करने पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि है उसका नाम एक भगवान के नाम जैसा उसका नाम है, भगवान के नाम के ऊपर या लॉर्ड के नाम के ऊपर, मगर उसका जो काम है
वो बिल्कुल भी उसके नाम से सूट नहीं करता है। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। और वो इन सब चीज़ों में कोई भी मतलब नहीं रखता है कि उसके नाम में क्या, उसके नाम का क्या मतलब है वगैरह वगैरह। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, और वो वहाँ की जो सड़क है वहाँ पर वो चलता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, और एक ग्रुप में चलता है वो बेयरफुट बॉयज़, मतलब ऐसे बॉयज़ जो स्लीपर नहीं पहने हुए रहते हैं, नंगे पैर रहते हैं। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड, और वो कैसे लगते हैं, मॉर्निंग बर्ड्स की तरह लगते हैं। एंड डिसअपीयर एट द नून, जो कि शाम के वक्त वो गायब हो जाए। जो मॉर्निंग बर्ड्स होती हैं वो सुबह के टाइम में दिखाई देती हैं, चहचहाती हैं, मगर शाम होते ही वो गायब हो जाती है, शाम में वो नहीं दिखती है। तो ये जो बच्चे हैं ये भी बिल्कुल वैसे ही हैं। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ दम, और कुछ महीने बाद जो लेखिका है वो उनको रिकग्नाइज करने के लिए आती है। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, और वो पूछती है कि तुम लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहनी है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, और एक बच्चा उसमें से जवाब देता है कि मेरी जो मदर है वो मेरा स्लीपर शेल्फ से नीचे नहीं उतारती हैं। इवन इफ़ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, और दूसरा जो बच्चा रहता है वो कहता है अगर इसकी माँ ने ऐसा किया तो ये वापस से उस स्लीपर को उठा करके उस शेल्फ पर फेंक देगा। एट्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, और ये बात जो बोलता है वो शूज़ पहना हुआ रहता है मगर वो शूज़ मैचिंग के नहीं रहते, दोनों पैर में अलग अलग शूज़ रहते हैं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, और जब लेखिका इस बात को उसे बोलती है कि तुमने ऐसा शूज़ क्यों पहना है इस तरीके का, तो वो कुछ नहीं बोलता है और यूं ही अपने पैर को शफल करके रह जाता है। आई वॉन्ट शूज़, आई वॉन्ट शूज़ सेज द थर्ड बॉय, तो जो तीसरा लड़का रहता है वो कहता है आई वॉन्ट शूज़, मैं शूज़ चाहता हूँ, मैं शूज़ मुझे चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक कभी भी शूज़ नहीं पहना हुआ रहता है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, और पूरी कंट्री में ट्रैवल करते समय जो लेखिका है वो ये बात देखती है कि कोई भी जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम शूज़ नहीं पहने हुए रहते। बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड, सिटीज़ में और विलेज रोड पे वो नंगे पैर ही चलते रहते। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, और वो ये सोचती है कि ये सब जो कुछ है वो पैसे की कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन ये एक ट्रेडिशन है नंगे पैर चलने का। इन वन एक्सप्लेनेशन, एक ही एक्सप्लेनेशन वो बात सोचती है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू explain away a perpetual state of poverty, तो वो ऐसा भी सोचती है कि क्या केवल यही एक रीज़न है, यही एक चीज़ है जिसको करने से पोवर्टी जो है वो शो होती है, वही दिखती है पोवर्टी। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी, अब जो लेखिका है वो एक स्टोरी के बारे में सोचती है। अ मैन फ्रॉम उडीपी, एक आदमी था जो कि उडीपी में रहता था। वंस टोल्ड मी, और एक बार उस लेखिका से कहता है एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। एक यंग बॉय था जो कि अपने स्कूल जाने से पहले रास्ते में उसके एक मंदिर पड़ता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, जहाँ पर उसके जो फादर थे वो क्या थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वो उस टेम्पल के पास रुकता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और वो क्या करता था, शूज़ के लिए प्रेयर करता था, मतलब कि वो प्रे करता था कि मुझे शूज़ मिल जाए। 30 ईयर लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एट द टेम्पल, और जो लेखिका है वो कहती है 30 साल बाद मैं वापस से उसी शहर में गई और उस टेम्पल, उस टाउन के पास गई। विच वॉज नाउ ड्राउन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो कि अब क्या हो गया था, बहुत ही ज़्यादा खाली खाली लग रहा था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव द न्यू प्रिस्ट, और जो वहाँ का बैकयार्ड था वहाँ टेम्पल के पास, वहाँ पर न्यू प्रिस्ट जो पुजारी थे अब वो आ गए थे, पुराने वाले हट गए थे।
देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पर रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर लगी हुई थी. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बॉय था जो ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ था. वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंट एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड. और वो क्या पहना रहता है, सॉक्स पहना रहता है, शूज़ पहना रहता है, और जब वो आता है तो अपना स्कूल बैग उठा करके फोल्डिंग बेड पर फेंक देता है. लुकिंग एट द बॉय, और उस बॉय को जो लेखिका है वो देखती है. आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़. और वो ये सोचती है कि मैंने एक दिन एक दूसरे लड़के को देखा था प्रे करते हुए, किस लिए, पेयर ऑफ शूज़ लेने के लिए वो लड़का प्रेयर करता था. और आज क्या हो गया है कि उस शहर में जितने भी लड़के, जितने भी बच्चे हैं, उन सभी के पास शूज़ है पहनने के लिए. लेट मी नेवर लूज देम, द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर. और जो गॉडेस है, गॉडेस यहाँ पर फीमेल गॉड है, मतलब कि जो देवी है, वो उसकी प्रेयर को सुनी और वो जो चाहता था वो उसे मिल गया. यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वो शूज़. और जो यंग बॉय था वो, मतलब पुजारी का जो यंग बॉय था वो भी अब शूज़ पहनने लगा था. बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूज़लेस. और वो ये बात सोचती है कि बाकी जो बच्चे हैं जो उस लेखिका के नेबरहुड में रहते हैं वो अभी भी शूलेस है. जो रैग पिकर्स है, जो कूड़ा उठाने वाले जो बच्चे हैं, वो सब अभी भी शूलेस है. उन सब के पास अभी भी शूज़ पहनने को नहीं है. नेक्स्ट पैराग्राफ. माई एक्वेटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it, metaphorically. My acquaintance with the barefoot rag pickers. अब लेखिका जो है वो सीमापुरी जाती है, जो कि दिल्ली के पास है, एक जगह है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से मीलों दूर है. Those who live here, और जो यहाँ पर रहते हैं, are squatters who came from बांग्लादेश. और जो लोग यहाँ पर रहते हैं इस वक्त, वो लोग क्या है, स्क्वेटर्स है. स्क्वेटर्स मतलब वो होता है जो लोग दूसरे देश से आकर के इस देश में बस गए हो और उनके पास कोई भी जान पहचान का कुछ भी ऐसा आईडी प्रूफ या कुछ ना हो. तो उस समय जो वहाँ के लोग थे वो लोग बांग्लादेश से आए थे, क्योंकि 1971 में जो बांग्लादेश है उसको फ्रीडम मिली थी और वहाँ से कुछ लोग यहाँ पर आकर के बस गए थे. साहेब फैमिलीज अमंग देम, साहेब की जो फैमिली थी वो भी उसी में से एक थी. सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, इट स्टिल इज, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. A structure of mud with roof of tin tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. और आज जो सीमापुरी है वो आज भी खाली नहीं है. वहाँ पर भी अभी भी बहुत सारे मटके जो रूफ है, जो छत है बनी हुई है मटके, टिन की, और टारपोलिन मतलब कि जो टारपोलिन मतलब होता है त्रिपाल, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जो पानी है वो भी आता है, पानी भी साफ़ पानी आता है, गंदा पानी यहाँ पर अब नहीं आता है. और यहाँ पर अभी भी 10,000 जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं वो अभी भी यहाँ पर रहते हैं. आगे देखते हैं. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर दैन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी. और वो लोग यहाँ पर 30 साल से पहले से ही रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के. विदाउट परमिट बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर्स. विदाउट परमिट्स, बिना परमिशन के, बट विद राशन कार्ड, लेकिन उन सब के पास क्या है, राशन कार्ड है. दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिससे कि उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट पे आ गया है. एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, जिससे कि उन्हें जो ग्रेन्स है वो भी
खरीदने में परेशानी नहीं होती और वो खरीद लेते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, और किसी आइडेंटिटी से ज़्यादा फूड इम्पॉर्टेंट होता है सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्टिंग स्टमक, अगर डे के एंड में, दिन के आखिर में, अगर हम लोग अपनी फैमिलीज़ को खाना खिला करके अगर सोने जाते हैं, यहाँ पर वुमेंस की बात की जा रही है, अगर वो लोग पूरे दिन के लास्ट में अगर वो लोग अपनी फैमिली को खाना खिला करके अपने बेड पे सोने जाती हैं विदाउट एन एक्टिंग स्टमक, मतलब कि बिना खाली पेट ही वो सोती हैं, खा पी के सोती हैं। वी वुड रैदर लिव हियर दैन इन फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, और ये बात जो है वो एक ग्रुप ऑफ वुमेन्स कहती हैं। इन टैटर्ड साड़ीज, जो कि साड़ीज पहनी हुई हैं। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, और जब वो ये बात उन वुमेन से पूछती है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, अपना जो हरा भरा जो फील्ड, जो रिवर वाला जो लैंड था, उसे क्यों छोड़कर यहाँ पर आ गई, तो whenever they find food they pitch their tents, they become transit homes, children go up in them become poor। तो वो जवाब देती हैं कि वहाँ पर उन्हें खाने की कमी पड़ रही थी, वहाँ उन्हें खाने को अच्छे से नहीं मिल रहा था। दे पिच देयर टेंट दैट बिकम ट्रांजिट होम, और वो टेंट भी लगाती थी ताकि उनको घर इधर से उधर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल करने का मतलब है, जीने का मतलब है रैग पिकिंग। थ्रू द ईयर इट हैज़ एक्वायर्ड द proportion of a fine art garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their head, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more। और यहाँ पर सीमापुरी में गार्बेज जो है वही उन लोगों के लिए गोल्ड है। इट इज़ अ डेली ब्रेड, उनकी रोज़ी रोटी है। अ रूफ ओवर हेड, उनके सर के ऊपर छत है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही वो लीकिंग रूफ हो, मतलब कि जो रूफ है जब बारिश होती है तो उसमें पानी चूता है तो वो लीकिंग होता है, बट फॉर चिल्ड्रन इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। I sometime find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब सेज, और साहिब कहता है कि कभी कदार मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, इवन अ 10 रुपी नोट, 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। हिज आइज लाइटिंग, और ये कहते हुए उसकी जो आंखें हैं वो चमकती रहती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, जब तुम्हें कोई भी सिल्वर कॉइन मिलता है, इन अ हीप ऑफ गार्बेज, कागज के बीच में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउगिंग, तुम सर्च करना, ढूंढना रुकते नहीं हो। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक होप होता है कि तुम्हें और भी इसके आगे अगर तुम खोजोगे तो तुम्हें वो कुछ ना कुछ मिलेगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। और अगर देखा जाए तो गार्बेज जो है वो चिल्ड्रंस के लिए दूसरी ही मीनिंग शो करता है और पेरेंट्स के लिए दूसरी मीनिंग शो करता है। अलग अलग मतलब है दोनों के लिए। For the children, it is a wrapped in wonder। चिल्ड्रन के लिए क्या है, एक रहस्य से भरी हुई चीज़ है कि वो कुछ ना कुछ जब भी वो ढूंढते हैं तो ये सोच के ढूंढते हैं कि आज पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। कभी उन्हें कुछ अच्छा मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो वो उनके लिए एक रहस्य से भरी हुई चीज़ रहती है। उन्हें पता नहीं रहता है कि आज उन्हें क्या मिलने वाला है। फॉर द एल्डर इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और जो एल्डर्स हैं उनके लिए ये केवल एक मीन है सर्वाइवल का, जीने का जरिया है। आगे पढ़ते हैं। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक विंटर मॉर्निंग, एक ठंड की सुबह, आई सी साहिब, लेखिका कहती है कि मैं साहिब को देखती हूँ, स्टैंडिंग बाई द फेंस्ड गेट द नेबरहुड क्लब, और वो देखती है कि वो कहाँ पर खड़ा है,
जो नेबरहुड में जो एक क्लब है वहाँ पर साहिब खड़ा है, वॉचिंग 2 यंग मैन, और वो 2 यंग मैन को, 2 नौजवान को देखता है, ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और जो दोनों यंग मैन हैं वो वाइट कलर का ड्रेस पहने हुए हैं और वो टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स, और वो अपने में ही बात करते हुए बोलता है कि मुझे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो फेंस के बाहर खड़ा हुआ रहता है और इस गेम को देखता हुआ रहता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, और वो बोलता है कि जब वहाँ पर आसपास कोई नहीं रहता है तो वो इसके अंदर चला जाता है। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो उसे झूला भी झूलने देता है। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. तो जो साहिब है वो भी टेनिस शूज़ पहना हुआ रहता है, मगर वो जो टेनिस शूज़ रहता है वो क्या रहता है, बिल्कुल ही डिस्कलर्ड रहता है उसके शर्ट और शॉर्ट्स से। उसके शर्ट और शॉर्ट्स का जो कलर रहता है वो बिल्कुल भी टेनिस शूज़ से मैच नहीं करता हुआ रहता है, दोनों मैचिंग का नहीं रहता है। Someone gave them to me, he says, और साहिब कहता है कि किसी ने मुझे ये दिया है। he says in the manner of an explanation, और वो ये बात एक्सप्लेन करते हुए कहता है, the fact that they are discarded shoes of some rich boy, कि इसके पीछे जो फैक्ट है, ऐसा हो सकता है कि कोई रिच बॉय, कोई अमीर बच्चा इस शूज़ को फेंक दिया हो, who perhaps refused to wear them because of a hole, क्यों फेंक दिया हो, क्योंकि वो इस बात को इस शूज़ को पहनने से रिफ्यूज़ कर दिया हो क्योंकि उसमें क्या था, एक होल था। डज नॉट बॉदर देम, फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज ड्रीम कम्स ट्रू, और अगर ऐसा कोई इंसान जो हमेशा से ही बेयर फुट नंगे पैर चला हो, उसके लिए एक शूज़ मिलना, चाहे उसमें होल ही क्यों ना हो, बिल्कुल ही एक सपने के सच होने जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंशनली इज आउट ऑफ हिज रीच, और जो गेम वो देख रहा था वो बिल्कुल भी उसकी समझ से बाहर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, और एक मॉर्निंग और साहिब जो रहता है वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा रहता है, मतलब दूध लेने जाता है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कैन रहता है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, और वो बताता है कि अब मैं एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ डाउन द रोड, जो कि रोड के नीचे है। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और वो पॉइंटिंग करते हुए बताता है कि इस तरफ मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एट ऑल माई मील्स, और वो बोलता है कि मुझे 800 रुपये मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, और जो लेखिका रहती है वो पूछती है कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और उस समय जो उसका फेस रहता है साहिब का, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि अब वो लापरवाही करना बिल्कुल ही भूल गया हो। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली, और जो उसका इस वक्त स्टील का जो कैनिस्टर है जो वो लिया हुआ है, वो उसकी प्लास्टिक बैग से भी ज़्यादा भारी उसको लग रहा है। ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसको कि वो बहुत ही लाइटली कैरी कर लेता था। ऐसा क्यों? ओवर हिज शोल्डर द बैग वॉज द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और जो बैग था, मगर जो बैग है जो इस समय वो लिया हुआ है, जो बैग है उसका, जो बैग पहले था जो अपने शोल्डर पर वो लेके घूमता था, वो उसका खुद का बैग था, मगर ये जो कैनिस्टर है ये एक दूसरे मैन का है जो उसका ओनर है टी शॉप का। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और अब वो खुद का मास्टर नहीं है। इस पैराग्राफ में इतना ही है कि जो साहिब है वो पहले अपने खुद का बैग लिया हुआ रहता था, तो उसका जब मन करता था वो गार्बेज में से कुछ ना कुछ फाइंड करने चला जाता था, जब मन करता था आराम करता था। मगर अब क्या हो गया है, अब वो दूसरे का गुलाम हो गया है, अब वो खुद का मास्टर नहीं रहा, और अब वो अपने मन से कोई भी काम नहीं कर पाता है। तो ये फर्स्ट स्टोरी यहीं तक थी। अब सेकंड स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी। इस पूरे चैप्टर में 2 स्टोरी दी हुई है। फ्रेंड्स, ये वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ ये चैप्टर पढ़ने के बाद वो सेकंड पार्ट भी आप लोग जा करके, जो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है क्लास 12 फ्लेमिंगो,
उसमें जा कर के आप लोग इसका सेकंड पार्ट भी पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में बनाया है। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे।